हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं सौरभ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आए हुए हैं रमेश सर से मिलने, जो तीन तीन जॉब लिए हुए हैं और कैसे तीन तीन जॉब लिए ये सब एक्सपीरियंस के बारे में इनसे जानेंगे। और पूरा इनका जो है कि नॉलेज के कैसे मतलब कि एक टीचर ये भी थे पहले, जो है कि बच्चों को पढ़ाते थे, वहाँ से लेकर के तीन तीन जॉब लिए और अभी भी रेलवे में ये जॉब कर रहे हैं। तो ये सब कैसे मतलब सक्सेस पाए, इसके बारे में हम आज इनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, आप अपना पहले मतलब थोड़ा बता दीजिए जानकारी वगैरह। मेरा नाम रमेश चंद्र हुआ। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल पे बुलाएं, दो शब्द कहने के लिए, कुछ मोटिवेशन देने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी आपका। जी, आपका भी अब इतना इम्पोर्टेंट है आज के समय में, समय आप ही समय निकाले हमारे लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लोगों को इससे मोटिवेशन मिलेगा और जानकारी मिलेगा। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं कि कैसे इन्होंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया और कैसे तीन तीन जॉब लिए। ये सब के बारे में इनसे बात करते हैं। तो सर, कैसे आप मतलब कि अपना तैयारी किए थे? देखिए, सबसे पहले हमारा प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ वो गांव से हुआ है। हमारे पिताजी एक शिक्षक हैं, खुद का उनका स्कूल है। तो पहली क्लास से लेकर के और 8वीं क्लास तक उन्हीं के स्कूल में पढ़े हम लोग। उसके बाद में मोतीपुर हाई स्कूल से हाई स्कूल का शिक्षा लिए। उसके बाद में 10वीं पास करने के बाद में फिर शहर चले गए मुजफ्फरपुर। वहाँ जा करके एक छोटा सा रूम लिए, फिर वहाँ से पढ़ाई लिखाई हुआ, 12th हुआ। उसके बाद में आगे की जो भी पढ़ाई हुआ उसके बाद में हुआ। फिर वहाँ जाने के बाद कोचिंग पढ़ाने लगे। पढ़ाते पढ़ाते फिर पढ़ते पढ़ाते यही प्रक्रिया आगे की तरफ जी चली। जी। तो आपके बारे में सुने हैं कि आपने तीन तीन जॉब लिया है, और ये भी मतलब आज के समय में एक जॉब लेना कितना मुश्किल है। आज बेरोजगारी के समय में ये सारे लोग जानते हैं, जो युवा तैयारी कर रहे हैं सालों साल से, उन्हें भी पता है कि एक जॉब लेना अभी के समय में कितना मुश्किल है। तो ये कैसे मतलब कि तीन तीन जॉब लिए आप, और किस तरह से तैयारी करते थे? क्या स्ट्रेटजी आपका था कि मतलब तीन तीन जॉब, जो अभी के समय में एक जॉब होना मुश्किल है, आपने तीन जॉब लिया? देखिए, सबसे पहली बार प्रतियोगी परीक्षा में पहला जो हम फॉर्म भरे थे वो बिहार पुलिस का भरे थे जी 2016 में। उसमें हमारा रिजल्ट हुआ, प्री में ये सॉरी रिटेल में हमारा रिजल्ट हुआ था। फिजिकल में हम डिस्क्वालीफाई कर गए थे। तो पहली बार हम फॉर्म भरे थे किसी प्रतियोगी परीक्षा का, पहली बार में हमारा रिजल्ट हुआ था। तो थोड़ा सा हौसला हमारा बुलंद हुआ था कि मे भी हम भी कर सकते हैं, नौकरी हमसे भी हो सकता है। तो उसके बाद में दौड़ में तो छट गए हम। उसके बाद में 2018 में फॉर्म भरे एएलपी टेक्नीशियन का, जो कंबाइंड बहाली आया हुआ था उसका फॉर्म भरे, और ग्रुप डी का भी आया हुआ था। तो सबसे पहले ग्रुप डी में ही रिजल्ट हुआ। ग्रुप डी में रिजल्ट भी हुआ, फिजिकल भी हुआ उसका, फाइनली रिजल्ट हुआ। ज्वाइन भी किए थे 5 दिन के लिए, फिर उसको रिजाइन किया गया। फिर उसके बाद में एएलपी टेक्नीशियन का भी कंबाइंड एग्जाम दिए थे। उसमें प्री में साइको वगैरह सब पास हुए। फिर उसका फाइनल सिलेक्शन हमारा हुआ इसमें। उसका में आरआरबी मुंबई बोर्ड में इसको ज्वाइन किए। उसके बाद में एक फॉर्म 2014 में भरे हुए थे बिहार एसएससी का। बिहार एसएससी का फॉर्म भरे थे, तो उसका एग्जाम 2018 में उसका पीटी हुआ, 20 में मेंस हुआ था। मतलब फाइनल बिहार एसएससी भी फाइनल हुआ हमारा। पंचायत सचिव पोस्ट मिला हमको, औरंगाबाद में पोस्टिंग मिला। तो थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल को लेकर के कंफ्यूजन था, तो बहुत लोगों से बातचीत भी किए। तो हर जॉब में कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव पहलू होता है। तो दोनों जॉब को कंपेयर करते हुए जो वर्तमान में जॉब में है, तो थोड़ा सा वो जॉब बेटर नहीं लगा पंचायत सचिव का, तो हमने उसको अवॉइड किया, उसको मतलब नहीं ज्वाइन किया। तो इस तरह से ग्रुप डी भी छोड़े, पंचायत सचिव भी छोड़े। और आरपीएफ में भी हमारा रिजल्ट हुआ था। लेकिन आरपीएफ में चूंकि उस समय हमारा साइको का एग्जाम था, तो हम छोड़ दिए, दौड़ के लिए गए ही नहीं। उसके बाद में बिहार दरोगा भी दिए थे 18 में, तो पीटी हुआ था और मेंस देने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि हम बिहार एसएससी का मेंस देने के लिए चले गए थे। बस यही था। तो देख सकते हैं कि इन्होंने अभी देखे कि क्या क्या रिजल्ट इनका गिरा हुआ है, और तीन में फाइनल सिलेक्टेड है। और रिजल्ट में क्योंकि क्या होता है ना कि अगर एक बार आपका एक भी रिजल्ट गिर जाता है तो काफ़ी हौसला मिलता है अंदर से, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यही कि लगे रहना बहुत ज़रूरी है कंपटीशन में। तो और हम इनसे बात करना चाहते हैं कि अभी ये कहाँ पोस्टेड है, और अगर ये बताना चाहे तो कहाँ पोस्टेड है, और अभी किस मतलब कि, चलिए जानते हैं इनसे। अभी वर्तमान में हम मुंबई बोर्ड में पोस्टेड हैं, आरआरबी मुंबई में पोस्टेड हैं। और
प्रारंभिक ये प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी जो है वो एक ग्रुप के माध्यम से हमको मिला था मुजफ्फरपुर में, वहीं से हम तैयारी शुरू किए थे और वहाँ फिर ग्रुपिंग होने लगा और ग्रुप में रहते रहते तैयारी वहाँ से शुरू हुआ और 9th-10th का कोचिंग भी अपना चलता था मुजफ्फरपुर में ही। वहाँ पढ़ना चलता था, पढ़ाना सुबह में और शाम में पढ़ना, वही ग्रुपिंग के माध्यम से ही सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। और हमको जहाँ तक लगता है कि आपको अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग अगर आप करते हैं तो रोज क्या होता है, उस क्वेश्चंस का रिवीजन होता है, नए नए चीज़ों को आपको सीखने को मिलता है और निरंतर आपको पढ़ना है, निरंतर तैयारी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 10 घंटा पढ़ लिए, अगले दिन पढ़े ही नहीं, 2 दिन पढ़े ही नहीं, इस तरह से आप सिलेक्शन नहीं ले पाइए। कंपटीशन जो है आज का, जो इतना टफ कंपटीशन हो गया है, उसमें आपको कंटिन्यू पढ़ाई करना पड़ेगा। 2 ही घंटा पढ़ना है, रोज पढ़ना है, ग्रुप में पढ़ना है। तो देखिए सर का कहना है कि मतलब आप मतलब कि 2 ही घंटा अगर पढ़ रहे हैं तो रेगुलर पढ़ें, क्योंकि रेगुलर पढ़ने से आप उसको बराबर रिवीजन करते रहते हैं तो ये बराबर आपके माइंड में चलते रहता है। ऐसा होता है क्या बंदा जो होते हैं कि एक 10 घंटा पढ़ लिए एक के दिन और अगले दिन से पढ़े हुए नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। सर का कहना ये है कि रेगुलर पढ़ना है। और ग्रुप के बारे में क्या फ़ायदा होता है, जैसे ग्रुप स्टडी 5-7 बंदों का ग्रुप स्टडी करने से क्या फ़ायदा होता है, तो इसके बारे में भी सर से हम जानते हैं और इसका कितना फ़ायदा मिलता है एग्जाम में, इसके बारे में भी जानते हैं। चलिए पूछते हैं सर से। जैसे कि हम आपको बताए हैं कि ग्रुप के माध्यम से जब आप तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि कुछ सवाल आप नहीं जान रहे हैं ना, तो दूसरे बच्चों के माध्यम से आप तक पहुंचता है और एक चीज़ बार बार जब रिपीटेड होता है तो आप अगर घर पे उतना बेहतर स्टडी ना भी कर रहे हैं, अगर ग्रुप में आ रहे हैं तो सवाल बार बार सुना जैसा लगता है, तो आप ऑप्शन से कम उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ग्रुप करना सबसे बेटर है और रेगुलर पढ़ाई। 2 चीज़ आज की डेट में सिलेक्शन लेने के लिए आपको कि ग्रुपिंग पहला कीजिए और बेहतर ग्रुप कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप में जा रहे हैं 4 घंटा का ग्रुपिंग कर लिए हैं और उसमें जा करके बैठ के हंस के खेल के बात करें। 2 घंटे का ही ग्रुपिंग होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। दूसरी बात, आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है। होली, दिवाली, छठ पर्व, शादी विवाह ये सब आते रहेगा, ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर दोनों चीज़ें एक साथ कर पाना ये पॉसिबल नहीं है कि आप घूमे भी और पढ़ाई भी कर ले और सिलेक्शन भी। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है आज की डेट में। जिस तरह से कंपटीशन बढ़ गया है कि मान लीजिए 100 सीटों के लिए बहाली आ रही है, 1 लाख बच्चे, 1.5 लाख बच्चे, 2 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको कंटिन्यू चलना पड़ेगा, उस रेस में आपको कंटिन्यू दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये सब पॉसिबल है। तो देखिए सर कह रहे हैं कि कोई भी काम कीजिए उसमें आप अपने दिल से, जान से पूरा उसमें लगे रहिए और कंटिन्यू मेहनत कीजिए उस डायरेक्शन में, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। क्योंकि आज हम आपको ऐसे मतलब कि सर से मिलवा रहे हैं कि इन्होंने करके दिखाया है, 3 जॉब लिया है, कई रिजल्ट गिराए हैं, तो ये कैसे संभव है, एक स्टूडेंट कैसे इतना रिजल्ट दे सकता है, रिजल्ट गिरा सकता है, तो इसके बारे में हम इन्हीं से स्ट्रेटजी आपको बता रहे हैं। इस तरह से आप फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो चलिए सर से और कुछ जानते हैं कि मतलब कि नोट्स वगैरह कैसे बनाते थे उस समय में, इसके बारे में चलिए हम थोड़ा बात करते हैं। तो सर नोट्स वगैरह के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे रिवीजन वगैरह कैसे किया जाए ताकि वो हमेशा माइंड में रहे। देखिए, सबसे पहले आज का जो भी पेपर हो रहा है उसमें आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस और ये करंट अफेयर सबसे ज़्यादा जो मतलब आपको वेरिएशन देखने को मिलता है बच्चों के मार्क्स में, वो करंट अफेयर्स में। अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो आप उसमें नंबर उठा पाएंगे, नहीं तो नहीं उठा पाएंगे। तो सबसे पहले कि करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपको रोज किसी न किसी एक मैगजीन को या फिर न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए, या फिर जो प्रतियोगिता दर्पण है या सामान्य ज्ञान दर्पण है, जो भी है मासिक पत्रिका आपको जो भी छूट करता है उसको लीजिए और हर महीने का उसमें अपडेट दिया हुआ रहता है, उसको पढ़िए। और आजकल तो खैर यूट्यूब का ज़माना आ गया है, तो आप सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप किसी एक जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हो, जो भी टीचर हो, उनका एक आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उनका करंट अफेयर पढ़िए और रोज़ उसको नोट कीजिए। करंट अफेयर आधे घंटे 1 घंटे का देखिए, उसको रोज़ नोट कीजिए और नोट करने के बाद संडे के दिन सप्ताह में एक बार पूरे का रिविजन आप कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका करंट अफेयर बेटर होगा। करंट अगर आप कर ले रहे हैं तो समझिए कि बहुत मतलब बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि आज के डेट में करंट नहीं पकड़ पा रहे हैं तो 8-10 क्वेश्चन हर एग्जाम में कम से कम करंट आ रहा है। तो ये हो गया करंट पकड़ने का तरीका। मैथमेटिक्स है या फिर रीजनिंग है या फिर साइंस है, जो भी है उसको आपको रेगुलर बनाना है। सेट प्रैक्टिस पर डे एक सेट बनाना है। सेट प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि जब आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो मान लीजिए 100 क्वेश्चन बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं,
तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन को आप नहीं बना पा रहे हैं, वहां से आपको पता चलता है। तो उस पर आप काम कीजिए। मान लीजिए कि किसी चैप्टर का चैप्टर बार बार आ रहा है, उस सेट में आ रहा है, उस टाइप का क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप कि उस चैप्टर को बनाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। अगला सेट में उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बनाएंगे। ऐसे सेट में इंप्रूवमेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, सेट नहीं बनाइए तब तक। सेट भी एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में। सेट आप बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि किस क्षेत्र में हमको काम करना है, कौन सी चीजें हमारी कमजोर कड़ी है, उस पर आपको काम करने के लिए मिलता है। जी, तो सर बता रहे हैं कि सेट के बारे में, तो सर से सेट के बारे में हम ये भी जानते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन सेट मारने में कितना फायदा होता है, हमें ऑनलाइन सेट मारना चाहिए कि ऑफलाइन मारना चाहिए। तो चलिए सर से जानते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन सेट में क्या अंतर है। देखिए, आज के डेट में चूंकि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो गया है, तो सबसे बेटर होगा कि अगर प्रीवियस ईयर अगर आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है तो आप ऑनलाइन ही मानिए, क्योंकि और टाइमर लगा करके। क्योंकि बहुत बच्चों के साथ ऐसा समस्या हो जाता है कि वो प्रश्न को बना सकते हैं लेकिन टाइम मैनेज नहीं एग्जाम में कर पाते हैं। जिस तरह के आज का कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स या रीजनिंग की परीक्षाएं में आ रही है, परीक्षाओं में, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन ही मारिए और टाइमर लगा करके मारिए। अगर प्रीवियस ईयर मिलता है तो ऑफलाइन भी अगर आप बना रहे हैं तो टाइमिंग लगा करके ही मारिए और प्रीवियस ईयर भी बनाने का प्रयास कीजिए। प्रीवियस ईयर तो करना ही करना है। सेट जब भी बना रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का रिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो सर बताएं कि आप लोग ऑनलाइन अगर सेट आपको मिल जा रहा है तो कई प्लेटफॉर्म है जहां आप ये ऑनलाइन सेट मार सकते हैं, जो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसका मतलब कि जैसे कि सर आप भी सेट मारे होइएगा ऑनलाइन बहुत सारा, तो मतलब ऑनलाइन सेट मारते होइएगा तो उसके बाद आप उसका कैसे एनालिसिस कर देते हैं, कैसे मतलब कि आपका मार्क्स कहीं कम आ गया तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके बारे में आपका क्या राय है, कैसे आप करते थे ये सब हैंडल। देखिए, जैसे अगर हमने 100 क्वेश्चंस का सेट बनाया ना, 100 क्वेश्चन का सेट बनाया अगर हम, तो देखें कि हमको किस किस चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे नहीं बन पाया है क्वेश्चन ना। 100 में से अगर मान ली हमने 70 स्कोर किया तो बाकी के 30 सवाल किस क्षेत्र से आए, करेक्ट से आया था, मैथमेटिक्स का था, रीजनिंग का था, जिस सेक्टर का भी था, तो उस टाइप का प्रश्न क्यों नहीं बन रहा है ना। और उस टाइप के प्रश्न को खोज करके किसी के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या फिर आपके पास बुक है, कोई चैप्टर ही है, फंस गया ना, तो उस चैप्टर को पूरा बनाया जाता है। तो उससे क्या हुआ कि अब अगले सेट में वो उस तरह का प्रश्न जब भी आएगा मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे 10-15 सेट 20 सेट जब आप बनाएंगे तो वहां पे आपको लगेगा कि ये चीज छूट रहा है हमसे, उस पर काम कीजिए, फिर आगे बनाइए, तो आप इससे स्कोर आप बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए सर से ये भी जान लेते हैं कि सर आप एक बात बताइए कि जैसे कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन, तो क्या होता है ना कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन वगैरह आते हैं, तो क्या हमें ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहिए, कौन सा बेटर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जिस चीज में कंफर्टेबल फील करते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा भी देखा गया है कि वो बुक को लेकर के बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, हाँ, और उस चीज को समझ लेते हैं। और बहुत सारे बच्चों को क्या है कि बुक उनके पास है भी, फिर भी उनको पढ़ाने वाला या फिर समझाने वाला कोई चाहिए, तो वो यूट्यूब का सहारा लेते हैं। तो आप अपने तरीके से उसको सेट कीजिए कि अगर आप बुक लेकर के पढ़ने बैठे हैं तो अगर आपको अच्छा फील हो रहा है कि हम समझ पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये चीज इस चैप्टर्स को, इस टॉपिक को समझाने के लिए मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, तो आप बेशक यूट्यूब चैनल से या फिर जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ से आप ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपने कहीं कोचिंग संस्थान से ज्वाइन किया था, वहाँ से तैयारी किया, या ऑनलाइन आपने तैयारी किया, या मतलब खुद रूम लेकर के वहाँ सेल्फ स्टडी से तैयारी किया था। तो जैसा कि पहले हम आपको बताया है कि शुरुआत के दौर में एक आध कोचिंग, एक दो कोचिंग में गया था स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए मैं। कुछ दिन पढ़ा था, क्योंकि हम अनजान शहर, ये नए शहर में मुजफ्फरपुर में थे, तो हमें लगा कि शायद कहीं बेहतर तैयारी के लिए पकड़ना चाहिए कोचिंग। थे जो कोचिंग संस्थान में गए स्टार्टिंग में, एक आध 2-4 महीने पढ़ा था। उसके बाद से फिर एक आध ग्रुप मिल गया हमको पढ़ने के लिए बच्चे लोगों का, तो ग्रुपिंग के माध्यम से हम मतलब ये चीज़ सब संभव हो पाया है, बिना ग्रुपिंग का संभव नहीं। सर का ये फोकस बराबर है कि आप लोग कहीं भी स्टडी करें तो वहाँ पे ग्रुप बना के करें, जो 5-7 बंदे अच्छे उनके साथ बैठ के ही ग्रुप पे स्टडी करें, जो काफ़ी बेनिफिट होता है। तो सर आप ये बताइए कि जैसे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं जो शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे उनको फाइनेंशियल बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ और इसको आपने कैसे दूर किया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक मिडिल क्लास बच्चों के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हमेशा फाइनेंशियल कंडीशन ये इशू रहता ही रहता है।
लेकिन उसी में मतलब मैनेज करना पड़ता है। घर के लोग भी बहुत मैनेज किए, घर के लोग का भी बहुत सपोर्ट रहा इसमें, चाहे पापा का हो, चाहे भैया का हो, चाहे कुछ दोस्त लोग भी हैं, चाहे जूनियर और सीनियर लोगों का भी बहुत सारा सपोर्ट रहा। इसके वजह से ये सब संभव हो पाया। और रही बात फाइनेंशियल कंडीशन का, मतलब तो ये इशू रहा है हमेशा से और था, तो ट्यूशन वगैरह का सहारा लिए, पढ़ाने का सहारा लिए, वहाँ से कुछ पैसा इनकम होता था तो उसके माध्यम से। देखिए, ये बहुत अच्छा रास्ता है कि आप मतलब एजुकेशन से ही जुड़ जाए, आप मतलब अपने जूनियर क्लास के बच्चों को पढ़ाएं, वहाँ से कुछ जो इनकम आ रहा है उससे आप अपना पॉकेट खर्चा वगैरह निकाल सकते हैं, उससे आपका जो है कि स्टडी में काफ़ी हेल्प मिल सकता है। सर का कहना है, तो सर से और कुछ भी जानते हैं कि सर का जब फर्स्ट जॉब लगा था तो क्या रिएक्शन था इनका और इनके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था, इसके बारे में जानते हैं। तो सर, जब आपका फर्स्ट आया था रिजल्ट और जॉब लगा था तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? देखिए, सबसे पहले तो जैसा अभी आपको बताएं कि बिहार पुलिस में मेरा पहला रिजल्ट आया हुआ था, तो चूंकि उसमें फिजिकल होना था और दौड़ थोड़ा सा मेरा उतना बेटर नहीं था, तो खुशी था फैमिली में, मतलब खुशी था कि चलिए रिजल्ट आया है, पहली बार एग्जाम दिए हैं। तो लेकिन फिजिकली चूंकि उसमें डिस्क्वालीफाई कर गए तो थोड़ा सा निराश हुए सब लोग कि नहीं हो पाया इस बार, लेकिन हौसला वहाँ से मिला था। और पहली बार ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर जो है आया था 19 अगस्त 2019 को हमारा ज्वाइनिंग होना था। तो पहली बार ज्वाइनिंग आया हुआ था, तो मतलब घर पे ही थे हम लोग, पापा भी घर पे ही थे, हम भी घर पे थे शुरू से। तो उस टाइम 2019 में आया था, बहुत एक्साइटमेंट था, होता है पहला जॉब चाहे जो भी हो, जॉब जॉब होता है, तो बहुत एक्साइटमेंट हुआ था, पूरे फैमिली में बहुत खुशी हुआ था। लेकिन एट ए टाइम हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे क्योंकि मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि अच्छा नहीं, मतलब उस जॉब के, ठीक है आज के दौर में कोई भी जॉब खराब नहीं है, लेकिन आपके आपके स्टेटस के अनुसार सूट नहीं कर रहा था, तो हम थोड़ा मतलब करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन एट लास्ट गए थे। लेकिन कुछ ही दिन में 4-5 दिन जॉब करके फिर उधर से लौट क्योंकि गए। होता है बहुत सारे लोगों, जैसे कि मैं उसमें सूटेबल नहीं हूँ या मैं मेरे से वो काम नहीं हो सकता है तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, तो ऐसा होता है कई बार। तो सर ने आगे भी जॉब लिया, आगे जॉब क्या किया, तो सर के जर्नी के बारे में इतना कुछ जानते हैं। लेकिन और भी अगर सर जानना चाहें, जैसे कि क्या होता है कि अभी के बच्चों को डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या सर के समय भी ऐसे डिस्ट्रैक्शन थे? तो इसके बारे में भी जानते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं अभी का समय जो है कि लव वगैरह ये सब तो जानते होंगे। तो सर ये मतलब कि अभी के बच्चा का जो है ना कि डिस्ट्रैक्शन इस पे बहुत ज़्यादा है, तो इसको कैसे हैंडल करें, अगर आप कुछ बताना चाहें तो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट वहाँ हो जाते हैं जब आप फैमिली से जुड़ाव छोड़ देते हैं ना। जब आप माता पिता या फिर घर में भाई है, बड़े भाई है, उससे अगर आप जुड़ाव छोड़ देते हैं या फिर गार्जियन भी अगर आपके विषय में पूछना बंद कर देते हैं, तो ये लाजमी है कि बच्चों में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि घर के जो भी गार्जियन हैं वो डायरेक्ट बच्चों के टच में रहें, उससे पूछे वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उनके एम के विषय में भी पूछे कि तुम क्या बनना चाहते हो। बच्चों को जिस चीज़ में रुचि हो पहले उसके तरफ भी आप उसमें सपोर्ट कीजिए बच्चों को, है ना, पहला बात। दूसरा बात, बच्चों को भी अपने परिवार की स्थिति को देखना चाहिए, हमारा पारिवारिक स्थिति कहाँ है, और बगल के अगल बगल के जो भी लोग जॉब में जा रहे हैं वहाँ से थोड़ा सा मोटिवेशन लेने की जरूरत है। और जो भी सीनियर लोग जॉब कर रहे हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, उनका भी उत्तरदायित्व है कि अपने गांव समाज में जब भी आए तो उन बच्चों के टच में रहे, उनसे हाल चाल पूछे ना, थोड़ा उनको रास्ता दिखाएं, तो इस तरह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कम किया जा सकता है। तो देखिए, सर का कहना है कि मतलब डिस्ट्रैक्शन तो है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों के अपने हालातों को देखना है, ठीक है, इन सब चीज़ों से इन सबको दूर रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी के समय जान सकते हैं कि कंपटीशन कितना हाई है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर मतलब भटकते हैं तो समझ जाइए कितने बच्चों से आप पीछे चल जाएंगे। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। कुछ समय की बात है, अगर सही समय में सही उम्र में अगर आप जॉब ले लेते हो फिर तो पूरा लाइफ बचा हुआ है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए, ये रमेश सर थे, इनसे काफ़ी अच्छा लगा बात करके, इनका इंटरव्यू लेकर के, और आशा करते हैं कि आप लोगों को इनके लाइफ और इनके मतलब कि दिए हुए रूल से आपको काफ़ी चीज़ हेल्प मिलेगा और स्टडी में काफ़ी सुधार आएगा। तो चलिए, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको भी कुछ अगर डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगला बार सर से हम फिर उन सब पे बात कर लेंगे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।